हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस के प्रैक्टिस सेट 16, ठीक है, जिसमें कुल 100 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स और रीजनिंग के साथ। पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पे बनाया गया। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चाहे तो आप पीडीएफ के साथ भी इस सेट को लगा सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पूरे वीडियो का कट ऑफ क्या होगा, पूरे 100 क्वेश्चन का कट ऑफ क्या होगा। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि जनरल और ओबीसी के लिए जनरली आज का इस वीडियो का कट ऑफ जो मैं रखता हूं वो 70 प्लस रखता हूं, ठीक है, 70 प्लस। और बाकी लोग के लिए अगर बात करें तो बाकी लोगों के लिए जो ये कट ऑफ रहेगा वो 64 रहेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक सॉल्व करके बताइए कि आप आज के इस वीडियो में कितना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के युग में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत की धार्मिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। दक्षिण भारत की धार्मिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में दक्षिण भारत लगा हो तो वहां पे कांचीपुरम को टिक करेंगे। अगर सिर्फ पूछता है कि भारत की धार्मिक राजधानी कौन सी है तो वहां का हम वाराणसी टिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कांचीपुरम को मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये तमिलनाडु में पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि सिक्किम, ठीक है। बुमचू जो त्यौहार मनाया जाता है ये सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम के बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि बुमचू का अर्थ क्या होता है। तो बुमचू का अर्थ होता है पवित्र बर्तन, ठीक है, पवित्र बर्तन, जिसकी स्टार्टिंग अगर बात करें कि इस त्यौहार को मनाने की स्टार्टिंग जो की गई थी वो 1700 ईस्वी से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि साइडरोसिस जो होता है निम्नलिखित में से किसके विषाक्तीकरण के कारण होता है। बताइए कि साइडरोसिस जो होता है वो किसके विषाक्तीकरण के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। जो साइडरोसिस होता है वो फेफड़े का एक पर्यावरणीय रोग है, जो कि मुख्य रूप से धूल के कणों और या अगर बात करें कि विशेष रूप से लोहे के कणों के सांस लेने के कारण होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, लोहे के कण से यानी कि होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो बताइए कि यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखा गया इनमें से कौन सा जो भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, कौन सा भारतीय राज्य। तो मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक दिया था, एक वीडियो बनाया था जिसमें अपने पड़ोसी देशों से जो भी सीमा साझा करती हैं, कौन कौन से राज्य किस देश के साथ साझा करती हैं। तो उसमें मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक ये बताया था कि जो भूटान होता है, यानी कि मैंने ये याद किया था कि भूटान के साब जो थे वो, ठीक है, भूटान के साब इस तरह से। तो साब का मतलब, एस का मतलब सिक्किम, ए का मतलब असम, ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश और बी का मतलब बंगाल। यही 4 राज्य है जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेघालय का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। भारत के सर्वोच्च कानून के रूप में किसे जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च कानून के रूप में किसे जाना जाता है। तो क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान को जाना जाता है भारत का सर्वोच्च कानून के रूप में। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कादम्बरी किसने लिखी थी। बताइए कि कादम्बरी जो है वो किसने लिखी थी, किसकी लिखी गई ये कृति है। तो कादम्बरी जो लिखी गई है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अब थोड़ी सी जानकारी हम बाणभट्ट के बारे में जान लेते हैं कि बाणभट्ट कौन थे। तो कई बार पूछा भी जा चुका है कि बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन से रिलेटेड हम बात करें तो हर्षवर्धन ने 3 कृतियाँ लिखी हैं, और वो तीनों कृतियाँ कौन है, तो जिसको हम लोगों ने याद रखता है किस तरह से, पिराना मछली के नाम पर, ठीक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जो लिखी गई है वो तीनों के तीनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, यह किस काल का मानक ग्रंथ है। यानी आपको ये बताना है कि जो मनुस्मृति है वो किस काल का मानक ग्रंथ है जो कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस डी, शुंग काल। ठीक है, ऑप्शंस डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर हम बात करें गुप्त युग के बारे में अगर हम जानकारी लेनी होगी तो कहाँ से लेंगे, तो नारद स्मृति से। ठीक है, गुप्त काल के विषय में जो भी जानकारी मिलेगी वो नारद स्मृति से मिलती है। और अगर यहीं पे बारे में बात करें कि मनुस्मृति, तो ये शुंग काल की जानकारी देती है। ऑप्शंस डी यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत एक क्या था। दिल्ली सल्तनत एक क्या था, बताइए। तो दिल्ली सल्तनत करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए, इस्लामी। ठीक है, ऑप्शंस ए करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था, किसके द्वारा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसने द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस के माध्यम से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया था। इसके अंतर्गत हुआ यह था कि समाचार पत्रों को संपादन, प्रकाशित और मुद्रण का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। तो वो उसी को कहते थे कि प्रेस सेंसरशिप। ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि परमानंद किस शासक के दरबारी कवि थे। जो परमानंद थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शंस नंबर बी, यानी कि शिवाजी। ठीक है, ये शिवाजी के दरबारी कवि थे। और अगर हम बात करें कि परमानंद की कोई सी कीर्ति प्रसिद्ध है, तो शिव भारत इनकी प्रसिद्ध कार्य था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किससे संबंधित है। तो बताइए कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस डी, जो कि फिल्म से संबंधित है, चलचित्र से कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जड़ मानवता जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, जो जड़ मानवता रोग होता है बच्चों में किसकी कमी से होती है। जड़ मानवता जो रोग होता है वो बच्चों में किसकी कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस ए। ठीक है, थायरॉक्सिन। मैं आपको बता दूं कि इसको एक और नाम से जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, या फिर इसको और भी एक नाम से कह सकते हैं कि अवटु अल्पक्रियता। ठीक है, यह क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसके अल्पता जो उत्पादन होने के कारण, ठीक है, ये जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, इसके अपर्याप्त उत्पादन होने के कारण ये रोग होता है बच्चों में। ठीक है, ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। तो दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा जो ऑप्शंस होगा वो सही होगा। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट्स की बात करें तो क्या कह रहे हैं कि नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कि 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी जो कि 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30 से लेकर के 32 तक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले में, यानी कि जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से जो कि भाग लिया था। तो हम ये कहते हैं कि पहला में भाग नहीं लिया था, इसलिए ऑप्शंस नंबर हम सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कि एक सही है, केवल एक को टिक करेंगे। ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो बताइए कि इनमें से कौन सी जो उपाधि थी वो बलबन ने धारण की थी, जो कि अपनी शक्ति को समेकित करने के पश्चात। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, यह कहाँ स्थित है। बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शंस नंबर डी, यानी कि नागौर या कह सकते हैं या फिर जोधपुर में कह सकते हैं। ऑप्शंस डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि किसके द्वारा जारी फरमान को औरंगजेब आर्मो ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मो ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। तो फर्गुसियर के द्वारा जो जारी फरमान था उसको। ठीक है, ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और फर्गुसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता था, तो ये
थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला पॉइंट में क्या कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोक समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उसको लोकसभा अध्यक्ष ही मनोनीत करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। जो लोक समिति होती है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहलाती है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्र का जो प्रथम अंक था वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले ये उर्दू भाषा में जो कि प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध जो कि भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइमन कमीशन में कोई भी जो सदस्य थे वो भारतीय सदस्य नहीं थे, इस वजह से ये हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताएं कि कौन सही है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये तीनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि इसने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में 1687 में मिलाया था, जो कि ये गलत है। क्यों गलत है? बीजापुर को तो मिलाया था लेकिन 1687 में नहीं, 1685 में। 1687 में गोलकुंडा को मिलाया था। ठीक है, 1687 में गोलकुंडा को याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि पुर्तगाली यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि वो गलत है? तो ध्यान से पढ़ करके बताइए कि कौन सा जो कथन है वो गलत है, यानी कि कौन सा मिलान जो यहाँ पे वो गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभ्युदय जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, लेकिन बाकी को आप याद रखेंगे। कॉमरेड मोहम्मद अली बिल्कुल करेक्ट है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष बिल्कुल करेक्ट है। डिवाइन लाइफ बोल देता तो वहाँ पे शिवानंद हो जाता, वो भी आप याद रखेंगे। इंडिया फॉर इंडियंस जो कि पुस्तक अगर बात करें तो ये चित्तरंजन दास के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन भारत भारतीयों के लिए, जैसे इसका अगर हिंदी कर दिया जाए भारत भारतीयों के लिए, तो वो जो नारा था वो आर्य समाज ने दिया था, ये पुस्तक हो जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें कि इंडिया फॉर इंडियंस, तो चित्तरंजन दास की एक पुस्तक थी। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इसी को हिंदी में कहा जाए, ठीक है, यानी कि भारत भारतीयों के लिए, तो वो नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बालाजी प्रथम। ठीक है, बालाजी प्रथम जिसने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1737 ईस्वी में। ठीक है, 1737 ईस्वी में। और उस वक्त दिल्ली का शासक कौन था, यानी कि दिल्ली का मुगल साम्राज्य पे सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट क्या करें कि संविधान के उल्लेख के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध जो अभियोग यानी कि महाभियोग की जो कार्यवाही की जाती है वो किसके द्वारा शुरू की जा सकती है? जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा शुरू की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मदरलैंड नामक अखबार किसने लिखा या फिर किसने प्रारंभ किया बताइए? मदरलैंड नामक जो अखबार था, समाचार पत्र था, वो किसने प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मजरूल हक ने स्टार्ट किया था, जो कि पटना से इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विटामिन का कौन सा जो समूह है वो जल में घुलनशील है? तो बताइए कि जल में घुलनशील विटामिन का समूह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन बी और जो सी होता है वो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में घुल जाता है। लेकिन अगर वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वो होता है ए, डी, ई और के। ठीक है, ये जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम के अयस्क है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा जो कि फेल्सफार
बॉक्साइट, जो कि बॉक्साइट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, और काओलिन। ये तीनों के तीनों जो होते हैं 1 2 4 1 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी एल्युमिनियम का अयस्क है। लेकिन कैलेमाइन की बात करें तो ये जिंक का अयस्क होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट कभी भी पूछा भी गया है कि कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का। अगला प्रश्न ये कह रहे कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक की राजधानी क्या थी। 16 जनपदों में 16 जनपद जो थे, आपको पता है कि उसमें एकमात्र दक्षिण भारत का एकमात्र जो जनपद था जिसका नाम था अस्मक, इसकी राजधानी क्या थी। इसकी राजधानी थी पोटली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और ये जो कि पड़ता था गोदावरी नदी के क्षेत्र के आसपास ही पड़ता था, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही दिया गया है। तो बताइए कि 1 और 2 को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको ये बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही दिया गया है। तो चलिए एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है, जो कि 1875 में इन लोगों ने की थी। ठीक है, इन्होंने की थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि युगांतर नामक समाचार पत्र अरविंद घोष के साथ मिलकर के भूपेंद्र दत्त जो थी वो अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था। ये जो कि सही तो है, युगांतर जो समाचार पत्र था वो अरविंद घोष के साथ साथ भूपेंद्र दत्त के द्वारा शुरू किया गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गलती यहाँ पे है जो कि ये बांग्ला भाषा में स्टार्ट किया गया था, ना कि अंग्रेजी भाषा में। तो पहला तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड हमारा गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, केवल और केवल एक। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजपूत राज्यों का उनकी राजधानी के साथ मिलान करें। तो बताइए कि यहाँ पर उनकी राजधानी के साथ कौन सा मिलान जो कि सही होगा। चलिए कि करके देखते हैं। अगर हम बात करें चौहान वंश की राजधानी तो बिल्कुल करेक्ट है दिल्ली। प्रतिहार अवंती ये भी करेक्ट है। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ा ये भी करेक्ट है। और राष्ट्रकूट की राजधानी मन्याखेत बिल्कुल करेक्ट, यानी कि चारों के चारों सही तरीके से मैच किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य 16 महाजनपदों का वर्णन देता है। तो बताइए कि 16 महाजनपदों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो कौन से साहित्य से मिलती है, कौन सा साहित्य वर्णन करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। देखिए भगवती जो सूत्र होता है, अगर कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है, तो जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग बात करें तो भगवती सूत्र में, और अगर बौद्ध ग्रंथ के अकॉर्डिंग देखें तो अंगुत्तर निकाय में। तो ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अवशेषी अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है। अवशेषी अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिस्टिलियोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहां से डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था, 1784, जो कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। लेकिन एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, इसको कब समाप्त किया गया था, किस अधिनियम के तहत। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा ये समाप्त किया गया था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है। तो बताइए कि कौन सा कथन जो वो सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में कह रहा है कि शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। बिल्कुल करेक्ट है। दारा सिको जो था वो मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। ये भी करेक्ट है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि शाहजहां ने जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। ये पॉइंट गलत है। ये जो उपाधि दी गई थी, जड़ी कलम की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो अकबर के द्वारा दी गई थी, जो कि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम, जिसको कह सकते हैं कि कारखाना अधिनियम, पारित हुआ था। बताइए किस वायसराय के शासनकाल में पहला औद्योगिकशाला अधिनियम, कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम टिक करेंगे किसे, ऑप्शन नंबर सी को, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी खत्म करने की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यही जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन, जिसको लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। समान सिविल संहिता प्राप्त करने की जो बात कही गई है वो किस अनुच्छेद में की गई है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 44 करेक्ट होगा। समान की हम लोगों ने कैसे याद करा था मैंने आपको? समान सिविल संहिता। देखिए समान 44 जो कि क्या है, ये भी समान ये भी समान, दोनों समान है, इसलिए ये दोनों समान सिविल संहिता के अंतर्गत हम कह सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो सही है? तो बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में कह रहा है कि अनुच्छेद 133 उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंध किया गया। ये जो बात कही गई है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों को जांच करना प्रतिबंधित किया गया, वो 123 के तहत नहीं 122 अनुच्छेद के तहत किया गया। 123 तो हमारा होता है राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करना, वो 123 के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सत्य है वो कथन कौन सा? सिर्फ और सिर्फ ए सत्य है। पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं है? तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे जो लिखी गई है कथन वो कौन सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में कह रहा है कि जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि मैंगलोर को यानी कि मंगलौर को गेटवे ऑफ कर्नाटका के रूप में जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। जमशेदपुर को लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, देखिए यही पॉइंट गलत है। जमशेदपुर को नहीं, ये लैंड ऑफ द जो ब्लैक डायमंड है इसको हम लोग पश्चिम बंगाल का जो आसनसोल है उसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये गलत लिखा गया था, सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि अलमाटी बांध परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि किस राज्य में स्थित है? बताइए कि अलमाटी बांध जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, वो किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध कर्नाटक में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था इसके शासनकाल में नहीं हुआ था, क्योंकि इनका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था वो 1885 में हुआ था। ठीक है, और इनके शासनकाल की बात करें तो जो कि हम कह सकते हैं 1899 से लेकर के 1905 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इनका गठन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु स्प्रू समिति का गठन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बेरोजगारी के समय जो कि समस्या की समीक्षा हेतु स्प्रू समिति का जो गठन हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो क्या होगा राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड विलिंगटन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्या होगा करेक्ट आंसर कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? वह भारत परिषद अधिनियम 1861 जो कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 1892, तो ये भी इंपॉर्टेंट यूँ हो जाता है क्योंकि बजट पर बहस करने की जो शक्ति मिली थी वो 1892 में मिली थी। और इसका एक मेन जो कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से जो पूछा जाता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी इसी के अंतर्गत 1892 के तहत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। समान वायु गति को जोड़ने वाली रेखा बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? समान वायु कह सकते हैं, समान पवन गति को जोड़ने वाले जो रेखा बिंदु उनको किस नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आइसोटैक। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। एक एक बाकी को भी देख लेते हैं, जैसे कि आइसो हाइट की बात करें तो आइसो हाइट का मतलब समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ना। आइसो हेलाइन की बात करें तो आइसो हेलाइन जो होता है वो समान लवणता को दर्शाता है। आइसोगोनल की बात करें तो आइसोगोनल जो होता है वो समान चुंबकीय झुकाव वाले जो स्थान होते हैं उनको जोड़ने वाली रेखा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि विकल्प सत्य है? तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सत्य होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला कह रहा है कि वसंधा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द पठान जिसको हम जैकवाड़ी भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा द पठान
के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी जायकवाड़ी भी लिखा जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो कि कावेरी नदी पे, ये पॉइंट गलत है। पहला तो सही था लेकिन ये गलत है। जायकवाड़ी जो परियोजना हम ये कह सकते हैं ये जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। तो हमारा पहला तो सही था लेकिन सेकंड वाला गलत है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे, केवल एक। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवाजी के शासन काल में अष्टप्रधान में अमात्य किस विभाग की देखरेख करते थे। मैंने आपको मराठा साम्राज्य जो करा था, हमारा आधुनिक भारत का जो सीरीज चल रहा है उसमें मैंने आपको मराठा साम्राज्य में ये कई क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। अगर फॉलो अप करते आ रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और एग्जाम्स में भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन जब मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी, देख लेना। अमात्य किस विभाग की देखरेख करते थे, तो अमात्य जो होते थे वो अमात्य का मतलब होता था कि जो कि वित्त विभाग यानी कि वित्त मंत्री को कहते थे। तो आय व्यय का लेखा जोखा जो करते थे उनको कहते थे। ठीक है, अगर हम बात करें विदेश मंत्री को क्या कहते थे, सुमंत कहते थे। पेशवा जो होते थे उनको क्या कहते थे, पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता, जो कि सबसे उच्च पद था अष्टप्रधान में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि इनमें से क्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है। तो एक एक करके पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या होगा सही आंसर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हमें यहाँ पे बताना है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण जी ऊंचाई के साथ घटता है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पृथ्वी की ऊंचाई पे जाए या फिर नीचे जाए तो वो जी का मान जो होगा वो घटता है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो जी होता है वो ध्रुव पर अधिकतम होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके लिए छोटा सा मैंने आपको ट्रिक भी कई बार बता चुका हूँ कि अध कवि अगर आप याद रखोगे तो आपको याद होगा। देखिए अध कवि का मतलब क्या है कि अधिक जो होता है वो ध्रुव पे होता है, कम जो होता है वो विषुवत रेखा पे होता है, यानी कि अ से अधिक, ध से ध्रुव, और क का मतलब कम और विष का मतलब विषुवत। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण जी जो होता है वो ध्रुव पर अधिकतम होता है, बिल्कुल करेक्ट है। गुरुत्वाकर्षण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके द्रव्यमान और जो कि उसके भार पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आप बताइए। जब एक पत्थर के टुकड़े को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा ये कि इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ ताकि आप इसको याद रख पाओ। देखिए बड़ा वाला कौन सा है, द्रव्यमान और भार की तुलना में अगर हम देखें तो भार छोटा लीटर लिखा गया, जो कि द्रव्यमान बहुत ज़्यादा लीटर लग रहा है। तो भारी जो होगा वो यानी कि बड़ा जो है वो यानी कि भारी है तो वो बदल नहीं सकता। इस तरह से आप याद रख सकते हो, बस थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है, बताइए। तो करेक्ट आंसर है हमारा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बड़ी अवटु। ठीक है, बड़ी अवटु होना जिसको हम कहते हैं कि घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, ग्वाइटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पे इनमें से कौन सी जो फसल दी गई है वो खरीफ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं खरीफ फसल के अंतर्गत आता क्या। तो खरीफ फसल के अंतर्गत कपास, मूंगफली, मक्का, धान, गन्ना ये सभी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सरसों। जो सरसों, चना, जौ, गेहूं आदि ये सभी के सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रबी फसल की अगर हम बात करें तो इसकी जो बुआई हो जाती है वो कब, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में इसकी काटी जाती है। उससे अगर हम खरीफ की बात करें तो खरीफ जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन जो कि वो गलत है। तो चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा जो कि गलत है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि एंटोमोलॉजी मानव त्वचा का अध्ययन है। देखिए ये पॉइंट गलत है, मानव त्वचा के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही बताना था। बाकी को भी देख लेते हैं कि पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑक्सीजन यानी कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता, बिल्कुल करेक्ट। विटामिन B1 जो होता है वो बेरी बेरी रोग का कारण बनता है, ये भी करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ही होगा सही आंसर। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। किसने अपनी पुस्तक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हस्त जो कि अदृश्य हस्त यानी कि इनविजिबल हैंड की अवधारणा दी थी। इनविजिबल हैंड की अवधारणा जो है वो किसने अपनी पुस्तक में दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाने वाले अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो बताइए कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक शिक्षित संघ जो प्रदेश है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक जो केंद्र शासित प्रदेश बताना है शिक्षित में। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे टॉप पे अगर बात करें तो 92.28% के साथ, जो कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सबसे टॉप पे लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेकेंड रैंक पे बात करें तो दमन एंड दीव, जो कि 87.07% के तहत हम कह सकते हैं, और सेकेंड तो हो गया। थर्ड पे बात करें तो पांडुचेरी, जो कि 86.55%। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है, यह किसका कथन है? मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है, यह किसका कथन है? एक चीज़ बहुत बार आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ रहे थे कि इसका वीडियो लाइए, मैं आपको बहुत जल्द इसका वीडियो लाने वाला हूँ। करीब करीब 30 क्वेश्चंस में आपको इसके साथ डिस्कस करूँगा। प्लेटो, सुकरात, जो कि ये अरस्तु, इनके जो भी कथन है, जो भी विचार है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बहुत जल्द, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जो कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है, ये जो कथन था ना, ये कथन है जो कि अरस्तु का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी तरह से हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि कितने लोगों को इसका वेट था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है, क्यों? अब ये बताइए कि मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैस नाम के स्थान के वो निवासी थे, इसलिए जैसी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जैस नाम का जो स्थान था, निवासी थे, तो ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जो कि स्थित है, अगर वर्तमान में भी ये स्थित है। ठीक है, जैस नाम से। और मैं आपको बता दूं कि इनका नाम जो कि कई बार पेपर में देखने को मिलता है कि पद्मावत के रचयिता कौन थे, तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है कि प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार है। प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सद्गुण की ही ज्ञान है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रवाल भित्तियाँ पानी के नीचे पारिस्थितिकी तंत्र है, जो किससे बनी होती है? प्रवाल भित्तियाँ पानी के नीचे पारिस्थितिकी तंत्र है, आपको ये बताना कि ये किससे बनी होती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड में स्थित गौमिया किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, झारखंड में स्थित गौमिया जो स्थान है वो किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विस्फोटक फैक्ट्री। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो गौमिया पड़ता है वो बोकारो जिले में स्थित है, और ये एशिया का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच और सुझाव दिए? वित्तीय क्षेत्र में सुझाव की जांच और सुधार किए, तो बताइए कि कौन सा समिति था? समिति से रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो बना रखा है। तो अब एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप एक एक टॉपिक को रिवाइज भी करते रहिएगा। मैंने आपको कई बार बोला है कि सिर्फ मैं वीडियो बना देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो छोड़ देना है एक बार देखकर, वो आप भूल जाते हो, तो एक बार रिवाइज ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, हफ्ते में एक बार जो कि आपको रिवाइज करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरसिम्हन समिति, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? विजयनगर साम्राज्य के संबंध में विचार करें। बताइए, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तीनों पॉइंट्स को पढ़े, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में भू राजस्व का जो दर था उपज का 1/10 भाग था, जो कि ये गलत है, 1/6 भाग था। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि मनुष्यों की क्रय विक्रय को वेशभग कहा जाता था, ये पॉइंट करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को पर्ण कहा जाता था, ये पॉइंट भी गलत है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को पैगोडा के नाम से जाना जाता था, और अगर हम बात करें कि जो पर्ण था वो मौर्य साम्राज्य की मुद्रा था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पर्ण और विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को पैगोडा कहते थे। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसको हम क्या कहते थे? हुड के नाम से जाना जाता था, हुड। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही था? केवल और केवल 2 सही, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। क्वेश्चन नंबर 62, 13 ताली लोक नृत्य बताइए किससे संबंधित है? 13 ताली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है?
तो 13 ताली का संबंध राजस्थान से, और राजस्थान से रिलेटेड मैंने आपको एक और बताया था, जो लोक नृत्य के बारे में मैंने अलग से वीडियो आपको दिया था, उसमें हमने देखा था कालबेलिया जो नृत्य था ये भी यहीं की जनजाति के द्वारा की जाती है, कालबेलिया जनजाति के द्वारा। दीवाने बदंगान की स्थापना किसने की थी? दीवाने बदंगान की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बदंगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। साथ ही साथ दीवाने खैरात की स्थापना इन्होंने की थी। दीवाने इस्तिहाक की स्थापना भी इन्होंने की थी। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, और दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इससे रिलेटेड मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाया था, जो कि दिल्ली सल्तनत में जो भी विभाग थे उनको किस तरह से हम याद रख सकते हैं, बहुत ही फनी ट्रिक के साथ मैंने आपको याद कराया था। नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए, बार बार मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप ही के लिए, ठीक है। और बलबन ने एक अलग सा विभाग बनाया था, उस विभाग का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था, जो कि कह सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने कन्नड़ शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराजम की रचना की है? बताइए कि किसने कन्नड़ शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराजमा की रचना की है? करेक्ट आंसर क्या होगा? कविराजमा की जो रचना की थी अमोघ वर्ष ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। भारत के संविधान का मौलिक अधिकार क्या है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि रिहंद बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये रिहंद नदी पर ही बनाया गया। इसका एक और नाम होता है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है रिहंद बांध परियोजना को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सुमेलित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, गरसोपा जो प्रपात कर्नाटक में पड़ता है शरावती नदी पे, ठीक है, ना कि कावेरी नदी पे। तो बाकी में कोई दिक्कत नहीं, बाकी को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? बंगाल के अंग्रेजी शिक्षित युवा पुरुषों की पहली पीढ़ी में सुकरात की भूमिका किसने निभाई? बंगाल के अंग्रेजी शिक्षित युवा पुरुषों की पहली पीढ़ी में सुकरात की भूमिका किसने निभाई? तो राइट आंसर क्या होगा? बात की जा रही है बंगाल के, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि जफराबादी और नागपुरी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? एग्जाम्स में जाने से पहले आपको जो भी मैंने नस्ल वाले वीडियो बनाई है उसको तो आप देख कर ही जाना है, ठीक है। जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जफराबादी नागपुरी मैंने आपको बताया था कि जफर नाम का कोई व्यक्ति है, वो नागपुरिया भैंस खरीद करके लाया। ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भैंस, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराया था, और बहुत ही फनी ट्रिक के माध्यम से, जो कि अब वीडियो को एंड होते होते मैंने आपको याद कराया था। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी है? म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाइना के साथ, जो कि 2204 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा निर्धारित करती है चाइना के साथ म्यांमार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? बताइए कि कौन सा जो अनुच्छेद है वो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन मजदूरी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक लगाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शोषण के खिलाफ अधिकार। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ध्रुवीय आइस कैप जो होता है वो किससे बना होता है? किस पानी से बना होता है? किस टाइप के पानी से? ध्रुवीय आइस कैप किस पानी से बने होते हैं? अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 450 लाइक का। 450 लाइक जरूर कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत ईजिली कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। तो 450 लाइक मुझे चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि ताज़ा पानी, ठीक है। ताज़े पानी से ये बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करें यार, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते, लाइक कर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जो कि कह सकते हैं ए, यानी कि कैगा परमाणु बिजली संयंत्र जो है वो कर्नाटक में पड़ता है और तमिलनाडु में कल्पक्कम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में निर्धारता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धारता के स्तर का आकलन किस टाइप से किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसमें कुल 3 संशोधन किए जा चुके हैं 20 सूत्री कार्यक्रम में। पहला जो संशोधन हुआ था 1982 में हुआ था, सेकंड 1986 में, और थर्ड जो हुआ था 2006 में, और वर्तमान में 2006 वाला ही लागू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो वो असत्य है? तो बताइए कि कौन सा कथन जो होगा वो असत्य है, कहां पे राइट आंसर क्या है? देखिए, बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल रही, बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है कि अगर हम बात करें कि 66 से 69 जो था वो 3 वर्ष का अवकाश था। ठीक है, उसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी वो कब आई थी? 1969 से 74। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंच योजना का अगर कार्यकाल की बात करें तो वो होता चाहिए था कि 74 से लेकर के 69 तक। ठीक है, होना चाहिए था, लेकिन हुआ ये था कि इसी बीच में 74 से लेकर के, ठीक है, 74 से 78 तक ही चला, और इसमें क्या गया, इसको समाप्त करके इसके स्थान पे रोलिंग प्लान कह सकते हैं, अनवरत योजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो कि 78 से 83 तक स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसको भी 1980 में बंद कर दिया गया और उसके स्थान पे छठी पंचवर्षीय स्टार्ट कर दी गई थी। तो हम कुल मिलाकर देखें तो 1900 जो कि ये 78 तक ही चला, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल ही रही थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है, सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि ये डीपी धर मॉडल पे आधारित था, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, डीपी धर मॉडल पे आधारित है। थर्ड पॉइंट है कि गरीबी उन्मूलन का जो नारा दिया गया था वो इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल असत्य, तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सत्य है, और यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि कोई भी कथन यहाँ पे असत्य नहीं है। ठीक है, सभी के सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, यानी कि टैक्स जो है, आमदनी पर टैक्स जो है वो किसने शुरुआत की थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स विल्सन ने 1860 में सबसे पहले इनकम टैक्स कानून लगाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा कथन जो है असत्य है। यहाँ पे जो कथन बताना आपको वो राष्ट्रीय पार्क और उद्यान को मैच करते हुए देखना है कि कौन सा यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया। तो मैंने आपको बताया 2 पार्ट बनाया था राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड, उसको आप ज़रूर देखें। रानी झांसी मैरीन जो राष्ट्रीय पार्क है अंडमान निकोबार, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश, ये भी बिल्कुल करेक्ट। अंसी राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में नहीं कर्नाटक में पड़ता है, ये पॉइंट गलत है। कांगेर वैली राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ करेक्ट है। तो सी हम करेक्ट को टिक करेंगे क्योंकि ये हमारा गलत है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में होना चाहिए था। अगला पॉइंट कह रहा है कि कांसा निम्नलिखित में किस मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु है बताइए? कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा जो मिश्र धातु होता है वो तांबा और टीन का मिश्र धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। देखिए क्या कह रहा है कि 10 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत लंबाई जो है वो 105 सेंटीमीटर है। अगर 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 20 नए छात्र उसमें शामिल हो जाते तो पूरी कक्षा की औसत हमें निकालने कैसे होगी? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 81 हम कर रहे हैं, कैसे करते हैं। हमारे पास हम ये मानते हैं कि 10 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी। अगर 10 छात्रों की औसत, आयु नहीं लंबाई दी गई ना, कुल लंबाई की बात करें तो औसत में अगर हम संख्या से गुना कर दें, यानी कि 10 संख्या दी गई औसत से अगर हम गुना करते हैं तो टोटल निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया टोटल। और अगर हम इसी में कह रहे हैं कि अगर 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 20 और छात्र आते तो हम ये मानते हैं कि 20 नए छात्र आते और इसमें 120 सेंटीमीटर इनकी औसत थी, तो टोटल इनका योग इतना हो जाता है। अगर हम टोटल योग को जो जितने भी नए छात्र हो जाते हैं, यानी कि 10 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, यानी कि टोटल 30 हो गया। 10 और 20 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नया औसत निकल जाएगा। तो इसको आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। देखिए 105 पे एक 0 हो जाएगा और यहाँ पे 12 दूना 24, यानी कि 2400 आपका ये हो जाता है। डिवाइड करेंगे 30 से तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 0 5 और यहाँ पे 4 और ये आपका 3, यानी कि
345 जीरो यहाँ पे बैठ जाता है और एक आपका जीरो से जीरो खत्म होगा। तो कहने का मतलब अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 115 करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 की मुकेश की उम्र 42 वर्ष है और उसके पुत्र की जो उम्र है वो 12 वर्ष है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 है और इसको करेंगे हम कैसे। तो देखिए मुकेश जो लिखा गया वो 42 लिखा गया, ठीक है, और यहाँ पे जो उसका मानते हैं कि सन जो है वो कितना है, 12 वर्ष का। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उस समय के कितने वर्ष के बाद लड़के की उम्र उसके पिता की उम्र की आधी हो जाएगी। तो हम ये मानते हैं कि कितने वर्ष के पश्चात, तो x वर्ष के पश्चात, दोनों में x वर्ष बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहा है कि x वर्ष के पश्चात कितनी, यानी कि कितने वर्ष के पश्चात। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय के कितने वर्ष के बाद लड़के की उम्र अपने पिता की उम्र की आधी हो जाएगी। तो हम मानते हैं कि लड़के की उम्र आधी हो जाएगी, तो हम पिता की आधी यहाँ पे कर दी ताकि दोनों तरफ बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 42 प्लस x और राइट साइड में इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 2x, और x की अगर वैल्यू निकालते तो x को उधर भेज दिया, x हो जाएगा, और इसको 24 किधर घटा देंगे तो 42 में से अगर 24 घटाते कितना होगा, 18। तो x का मतलब क्या होगा कि 18 वर्ष के पश्चात जो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन का मतलब था कि लड़के की उम्र जो कि वो पिता की आधी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर, हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दार्जिलिंग के चाय को 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले असम की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अगर उस मिश्रण को हम 32.40 रुपये प्रति किलोग्राम की हिसाब से बेचे तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है। इस क्वेश्चन को देखिए करने से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 32 और 25 लिखा गया था वो क्या था, हम मान के चलते क्रैमुल था, अगर लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मिश्रण को मिलाकर के 32.40 प्रति किलोग्राम की बेचा जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्रैमुल निकालना पड़ेगा। तो हम ये मानते हैं कि अगर 32.40 का विक्रैमुल रहा था तो क्रैमुल हमारा कितना था, अगर उस पर हम बेचते हैं तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे 00 करूँ तो पॉइंट से यानी कि आपका 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 1 0 से ये 0 खत्म होगा। ठीक है, 12 से इसको हटाते हैं तो देखिए 12 दूनी की 24, यहाँ पे बचा 8 और 4 12 सत्ते 84, यानी कि x की वैल्यू आपका 27 आ जाता है। अब ये 27 आया तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं एलिगेशन मेथड का यूज करके, यानी हम कह सकते हैं कि 32 रुपये का ये था आपका दार्जिलिंग का चाय और 25 रुपये का था आपका वो असम की चाय। इन दोनों को मिलाकर के हम कितने में बेचेंगे, जो कि हम 27 के हिसाब से, यानी बेचेंगे नहीं, क्रैमुल होगा। ये आपका क्रैमुल था, ये क्रैमुल है, तो हम लोगों ने ये निकाला, ये क्रैमुल होगा। ठीक है, हम जब ये तुलना करते हैं तो सेम चीज से करते हैं, ये आपका क्रैमुल था तो ये भी क्रैमुल है और ये भी क्रैमुल है, और जो पहले से दिया गया था वो 32.40 भी क्रैमुल था, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम इजिली कर सकते हैं, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का, रेशियो करेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का, यानी कि 2:5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर किसे टिक करेंगे, डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4 कोई साझेदार हैं, राम, सुधीर, नरेंद्र, महेंद्र। उन्होंने प्रवेश करते हैं, साझेदारी में प्रवेश करते हैं, और राम क्या करता है कि पहले 10,000 8 महीने की लगाता है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते चलेंगे, डायरेक्ट हम 00 को हटा करके चलते हैं, यानी कि 10,000 रुपये था तो हम इसको यानी कि सभी के रेशियो में लिखते हैं, और जब रेशियो में लिखेंगे तो सभी में से हम 00 हटा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 84 को इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10,000 को मैं क्या लिखता हूँ कि 100 लिखता हूँ 8 महीने के लिए, 00 से यहाँ पर सभी में 00 इसको कटा देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं, रेशियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम राम का ये हिस्सा था 8 महीनों के लिए, अगर हम बात करें जो कि सेकंड नंबर पे सुधीर है जो कि 12,000 रुपये लगाता है, तो हम 120 गुने यहाँ पे 10 महीने के लगाता है। कितना था, 12,000 रुपये था, यानी कि इसमें से 00 खत्म, इसमें से भी 00 खत्म। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि जो नरेंद्र है वो 7500 रुपये लगाता है, तो यानी कि 75 गुने 8 लिख सकते हैं, 8 महीने के लगा रहा था। उसी तरह से यहाँ पे रेशियो का साइन देकर हम क्या करेंगे कि जो लास्ट में महेंद्र है वो कितना लगाता है, 15,000 रुपये, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 महीने के लगाता है इतना। सभी में से मैंने 00 को खत्म कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर फिर से छोटा होगा उसको भी छोटा कर लेंगे, तो 25 से सभी छोटे हो जाएंगे। तो देखिए 25 से कटेंगे तो कितना होगा, 25 चौका 100। अगर यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप दोगे तो नहीं कटेगा, लेकिन 00 है तो यानी कि डेफिनेटली कटेगा। तो कहने का मतलब 00 लिखने का मतलब 100 हो जाता है। अगर इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 25 चौका 100 ये अभी आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका 4 यहाँ पे हो जाता है। 25 से कटाएंगे तो 25 के 75 यहाँ पर भी 3, और 25 छक्के 150 यहाँ पर भी हो गए, यानी कि 25 से सभी में मैंने कॉमन ले लिया, आप ये कहो या फिर भाग कर दिया ये कहो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 8 चौका 32 ये हो जाता है, 12 चौका 48 ये हो जाता है, 8 तरीके कितना 24 हो गया ये आपका। और उसी तरह से हम यहाँ पे देखिए तो 6 चौका
24 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर भी कॉमन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो 8 सभी में कॉमन हो रहा है। तो 8 कॉमन करने का मतलब 8 चौका 32, 8 छक्के 48, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24। अब हमारा जो फाइनली रेशियो हुआ ये हुआ, ठीक है। अब हमारा जो फाइनली रेशियो हुआ ये हुआ। अब हमें जो लाभ होगा उसको बांट देते हैं। 14,000 रुपये के लाभ में नरेंद्र का हिस्सा कितना था? ये था राम, ये था सुधीर, ये है नरेंद्र, ठीक है। नरेंद्र और महेंद्र का दोनों का सेम ही है। तो नरेंद्र जो निकालना है हमको ऊपर रखेंगे और टोटल को जोड़ लेते हैं। 6 4 10 और 10 ये 6 कितना हो गया 16, टोटल 16। और कितने रुपए को? 14,000 रुपये का लाभ हो रहा है, इसी को हमें बांटना है। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। अब इसको हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से या फिर 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 4 चौका 16। अब इसको घटाते हैं तो कितना होगा, 4 से घटाते हैं 140 को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। और यहाँ पे देखिए 4 से घटाते 25 चौका 100, इसको मैं कटा दूंगा 00 से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर 2 से कटाते हैं तो चलो 2 से नहीं 4 से कटाते हैं डायरेक्ट। 4 से कटाएंगे तो कितना होगा, 4 3 की 12 और यहाँ पे आपका 2, 4 5 20, 35 चौका 140। अब सभी को गुना कर लेंगे तो 3 गुने 35 गुने आपका हो जाएगा 25। बताइए कोई दिक्कत? तो 35 से कितना होता है, 35 से आप कहोगे 105। तो 35 से कितना होता है 105, मैंने 105 लिखा और 25 से इसको गुना कर देंगे। देखिए 25 25 कितना होता है, 25 25 125, तो यानी कि 25 लिखा यहाँ पे और 25 से कम 25 और एक हासिल आपका हो गया 26, यानी कि 26 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझा होगा कि यहाँ पे मैंने किस तरह से किया था। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझा देता हूँ। सभी में क्या था, 10,000 रुपये था इसका, 12,000 रुपये इसका था और इसका 7500, इसका 15,000। यानी कि सभी में आप देख रहे थे 00 कट रहा था, तो मैंने सभी को 00 से कटा दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सभी कोई यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात कही है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि राम को 30% अंक मिले हैं परंतु 15 अंकों से फेल होता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 85 है। तो कहने का तात्पर्य हमारा क्या है कि जो राम है उसको 30% अंक मिले, तो इसको मैंने 30% अंक दिया, लेकिन ये क्या है कि 15 अंक से फेल हो गया। यानी कि इसको पास होने के लिए और क्या था, 15 अंक और चाहिए होते थे, तब तो ये पास होता। 15 अंकों से फेल हो गया। आगे क्या कह रहा है कि जो मोहन है वो 40% अंक प्राप्त करता है। जो मोहन है उसको मैंने 40% अंक लिया, लेकिन ये क्या करता है कि किंतु उत्तीर्ण से उसने 35 अंक अधिक पाया। यानी कि अगर इसका 35 अंक कम भी होता तो ये पास हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने दोनों को बराबर कर दिया। अब परसेंटेज को एक तरफ कर देते हैं, बाकी अंक को एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए 30% को मैं अगर राइट से नहीं भेजूंगा तो 10% हो जाएगा, घटेगा तो 40 में से 30 10%, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी होगी, 50 के बराबर, है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि टोटल कितना है, तो 100% यानी कि 500, यानी कि टोटल जो मार्क्स था वो कितना था, 500 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक थे। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए था, तो 30% यहाँ पे और 15, तभी तो ये उत्तीर्ण होता। 30% तो लाया था लेकिन 15 अंकों से फेल हो गया था। यानी कहने का मतलब उसको पास होने के लिए इतना लाना होगा या फिर 40% में से 35 घटाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब 100% की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 500, तो 30% की वैल्यू 30 25 150 और 150 ये और 15 अंक ये, यानी उसको 165 अंक लाने होंगे। कितने में, 500 में उसको 65 अंक लाने होंगे तो ये पास होगा। तो अब बात करते हैं कि कितने परसेंटेज, तो 500 मैंने नीचे लिखा, 100 से मैंने गुना किया, 00 से 00 खत्म, 33 बचे कितना होता है आपका 165। कहने का मतलब ये हुआ कि उसको 33% अंक लाने थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपने समझ लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे क्या कह रहा है कि 45 रुपये में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल तरीके से। इसमें ज़्यादा आपको मैं टाइम नहीं लगाने की कोशिश करूँगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जो आप सीखे वही बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में कि SP बराबर क्या होता है कि CP गुने प्रॉफिट या लॉस % बटा में 100। तो बस यहाँ पे हम वही चीज़ को यूज़ करने वाले। देखिए 45 रुपये में 50 की दर से वो बेचता है, ठीक है। 45 रुपये में 50 की दर से क्या करता है कि अगर वो बेचता है तो मानते हैं कि क्रय मूल्य उसका X था, तो उसको 10% की हानि होती है। तो मैंने इसको लिख दिया, जो बोला था उसको मैंने लिख दिया। अगर हम यहाँ से इसको कटाएंगे तो देखिए 45 दूना 90, 50 दूना 100, यानी कि 2/2 1। X की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। X की वैल्यू यानी कि वो क्रय मूल्य उसका आ जाता है 1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो 32 रुपये में कितने आम की दर से बेचे, यानी कि 32 रुपये में वो मानते हैं कि X के हिसाब से बेचे। अब X मतलब ये मत समझना है कि X मैं मान के चलो इस यहाँ पे लिख देता हूँ कि P के हिसाब से बेचता है। 32 रुपये में P के हिसाब से अगर वो बेचे तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, 1 रुपया था क्रय मूल्य, इसको मैंने 1 रखा, तो उसको 28% की प्रॉफिट होती है। 28/100 मैंने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 32
चौका आप कटा सकते हो 128 और 25 चौका 100 आपका ये खत्म। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 1/P इक्वल टू कितना होगा 1/25, यानी कि P की वैल्यू का कितना होगा 25। तो कहने का मतलब कि 32 रुपये में 25 के हिसाब से अगर वो बेचता है तो उसको 28% का प्रॉफिट होता है। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। इसमें कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला कुछ भी यूज नहीं किया, बस सिंपल सा ही आपका जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 800 रुपये साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाता है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी हो जाता है वो कहते हैं तो वो क्या होता है, मिश्रधन होता है, यानी कि अमाउंट होता है। तो हमें यहाँ पे अगर साधारण ब्याज निकालना हो कि 800 रुपये साधारण ब्याज पर 3 वर्षों का 920 रुपया हो जाता है, तो हमें साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेगा, मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा ले तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाता है। तो हम यहाँ पे अगर 920 में से 800 रुपये घटा लें तो जो हमारा 120 रुपये होगा वो क्या होगा, 120 रुपये हमारा साधारण ब्याज निकल जाता है। तो साधारण ब्याज निकल गया, ऐसा इक्वल टू हमारा होता है PRT, यानी कि 800 रुपये हमारा मूलधन था। रेट हमें नहीं पता है तो मैं रेट निकाल लेता हूँ 3%, 3 वर्ष पे, यहाँ से 00 से 00 ये खत्म। 8 तरीके 24, 24 बच्चे कितना होता है 120, यानी कि R की वैल्यू आपके पास कितना आ गई 5%। बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि रेट को 3% बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो नया रेट बनेगा, अगर मानते हैं कि जो रेट 1 है वो हमारा 8% हो जाता है, 8%, 3% बढ़ा दिया मैंने 8%। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है तो कुल रकम कितनी हो जाएगी, रकम यानी कि जो हमारा मिश्रधन होगा वो कितनी हो जाएगी। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि 8% है, मूलधन हमारा 800 रुपया था, रेट हमारा 8 हो गया है और समय तो उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं, समय उतना ही है। और नीचे हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 00 से 00 ये खत्म, 8 6 64 और 64 तिहाई कितना हो जाएगा, आप कहोगे 64 तिहाई 192। 192 रुपये क्या आता है, ये आपका साधारण ब्याज आता है, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन पूछा गया था को कुल रकम कितनी हो जाएगी, जब 8% कर दिया जाता है। तो अब क्या करेंगे, रकम निकालने के लिए मिश्रधन या निकालना, तो मूलधन में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दे, साधारण ब्याज को जोड़ दे तो निकल जाता है 801 900 992, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 992। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि ये बात आप समझ चुके होंगे कैसे यहाँ पे किया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 क्या कह रहा है कि एक तरह की अनुप्रवाह चाल जो कि डाउन स्ट्रीम में 11 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो मैंने आपको क्या बताया कि धारा की चाल बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया कई बार कि धारा की चाल बराबर मैंने लिखवाया था आपको कि 1/2 x - y, ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो धारा की चाल हमारे पास दी गई है 1.5, मैंने 1.5 रखा, 1/2। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुप्रवाह में चाल हमारे पास दिया गया 11 रखा, लेकिन हमसे पूछा है कि प्रति प्रवाह में उसका चाल क्या होगा, यानी कि इसको y हमें नहीं पता है, y हमें निकालना है। तो 1.5 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, और 11 - y हो जाता है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। बताइए 8 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक 6.5 त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास AB है। देखिए एक हमारे पास वृत्त दिया गया और इसका जो कितना कह रहा है AB इसका व्यास है, तो चलो इसको AB हम व्यास मान लेते हैं कि A और B इसका व्यास है। ठीक है, A और B व्यास है, लेकिन इसका त्रिज्या कितना लिखा गया, त्रिज्या हमारे पास लिखा गया जो कि 6.5, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। परिधि पर एक बिंदु है, तो चलो परिधि पर एक बिंदु, लेकिन आगे कंडीशन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है कि AC जो है वो BC से छोटा है, यानी कि AC जो है वो BC से छोटा है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि हमारा C बिंदु यहाँ पे होगा, तभी तो कहेंगे कि AC जो है वो BC से छोटा है। अगर इस बिंदु को आप यहाँ पे बना देते तो ये क्या होता है कि AC बड़ा हो जाता है जो कि BC छोटा होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है यहाँ पे, आप देखिए क्या कंडीशन कह रहा है कि AC जो है वो क्या कर रहा है कि BC से छोटा है। ठीक है, तो BC से छोटा मैंने यहाँ पे बनाया, AC जो है BC से छोटा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AC की लंबाई 5 दी गई है। आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या हुआ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। परिधि पे जब भी अर्धवृत्त में परिधि के द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये 6.5 है तो टोटल इसका कितना हो गया लंबाई, टोटल 13 हो जाता है। 6.5 और 6.5 टोटल 13। तो अब यहाँ पे ये ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैंने आपको ट्रिपलेट भी याद कराया था कि ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 का होता है, 5 12 13 का होता है। उसी तरह से हम लोगों ने और भी देखा था 7 24 25 का होता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट आपका आ रहा है 5 12 13, 5 13 और डेफिनेटली ये आपको होगी 12। अगर ये आधार हुआ तो ये लंब हुआ तो ये कर्ण हो गया।
कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो इस त्रिभुज में आपका ये आधार और ये लंब, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार मान लीजिए 5 और ऊंचाई आपका 12, तो इसको हटाएंगे तो कितना होगा 6×5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है तो लंबाई क्या होगी। बहुत सी सिंपल सी, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी पुल को पार करती है तो उस कंडीशन में, पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई के साथ साथ हम जो कि प्लेटफॉर्म या फिर पुल की लंबाई को भी जोड़ते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करती हो तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए क्या किसको पार करता है, खंभे को पार कर रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो 25 सेकेंड समय लगा रहा है। दूरी हमें निकालना यानी कि ट्रेन की खुद की लंबाई ही दूरी हो जाएगी, तो दूरी हम मानते हैं कि L है ट्रेन की लंबाई, और कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25 जो कि सेकंड में दिया गया, तो हमें क्या करना होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको 1000 से गुना करके फिर नीचे आपको घंटा मिनट में चेंज कर लीजिए, या फिर एक सिंपल सा तरीका होता है 5/18 से गुना कर दीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुना कर देते, तो ये बताइए कि 18 दूना 36 कट गया, यानी कि 5 दूनी की 10, और 10 में अगर 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा 250। L बराबर कितना होता है 250, करेक्ट आंसर हमारा होगा ट्रेन की लंबाई 250 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया होगा। अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि यदि L का अर्थ गुना है, M का अर्थ भाग का साइन दिया गया है, P का अर्थ जोड़ है और Q का अर्थ यहाँ पे माइनस का साइन दिया गया, तो हमसे यहाँ पे जो कि कंडीशन दिया गया समीकरण का मान हमें निकालना है। देखिए जो भी चीज़ लिखा गया हम इसको डायरेक्ट तोड़ कर लिख लेते हैं। P के जगह पे क्या लिखा गया, P का जगह पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 24 लिखा। M के जगह पे भाग का साइन होना चाहिए, तो मैंने भाग का साइन लिखा, डिवाइड का साइन दिया। उसके बाद 8 और Q का अर्थ है माइनस, Q का अर्थ -6, M का अर्थ हो जाता है फिर से डिवाइड का साइन, डिवाइड लिखे। उसके बाद 2 और L का अर्थ था गुना और 3, बस इसको आप सॉल्व कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि डिवाइड होता है, यानी कि 8 तरीके 24, यहाँ पे 3 हो जाता है, और यहाँ पे 3 दूनी की 6। अब आपके पास बचा क्या है, तो 16 + 3 माइनस में 3 गुने 3 ये बचा। अब उसके बाद गुना का साइन करेंगे, यानी कि इसको आप चाहो तो जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब ऐसा नहीं करना कि +3 और -3 कटा दीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो 16 3 19 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए 3 3 9, यानी कि 19 में से अगर 9 हो जाएगा तो 10, और ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घर का दरवाजा उत्तर की ओर है, उस घर से निकलकर एक व्यक्ति जो वो 10 मीटर चलता है, तो मान के चलिए कि उसका दरवाजा कुछ उत्तर, यानी कि हम डायरेक्शन अगर हम देखें तो डायरेक्शन क्या होता है उत्तर की तरफ, दरवाजा कुछ उधर की तरफ है, और उधर से वो निकल करके 10 मीटर चलता है, यानी कि अगर यहाँ से वो निकलता है तो 10 मीटर आगे की तरफ जाता होगा, आगे की तरफ गया और बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चलता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर वो चलता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि फिर वो दाईं की ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो दाईं ओर यानी कि राइट हैंड उधर होगा, राइट हैंड की तरफ 5 मीटर फिर से चला, और आगे कह रहा है कि फिर से वो दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो दाईं ओर यानी कि राइट हैंड की तरफ मुड़ा और 25 मीटर इधर चला, तो बताइए कि फिर से वो 25 मीटर जितना ये चला होगा उतना ही वो है, ठीक है। तो वो यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पे, तो घर से निकला था यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचा, तो 10 मीटर ये और 5 मीटर ये, यानी कि आपका 15 मीटर करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को संतुलित करिए और स्टार की जगह पे हमें बताना है। देखिए हमारे पास कंडीशन क्या क्या लिखा गया, जो कि यहाँ पे स्टार है 4, स्टार 64, और उसके बाद फिर से स्टार का साइन है और 4 है, ठीक है। इसको हमें फिल करना है और बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। अगर हम पहले वाले ऑप्शंस को उठाते हैं तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे गुना का साइन रखें, हमें देखिए 3 साइन रखना है, यहाँ अगर हम यहाँ पे गुना रख देते हैं और यहाँ पे जो कि इसका ये लेस देन हो गया इससे, ठीक है, लेस देन है यानी कि ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो कि डिवाइड का साइन लिखा गया। अब आप ये बताएं अगर पहले हम डिवाइड कर भी लेते हैं तो 16 चौका 64, यानी कि आपका इधर जो होगा वो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, गुना का साइन है तो 16 चौका 64 ही आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल हुआ, कह रहा था कि ये आपका बड़ा है लेकिन ये तो छोटा हो गया, तो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे मैं गुना का साइन लिखता हूँ और यहाँ पे हमारा जो कि ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इससे, ठीक है, ये जो ग्रेटर देन है इससे,
और यहाँ पे आपका डिवाइड का साइन है। अब देखिए क्या होता है, क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो सेम टू सेम तो बात हुई थी। अगर इसको मैं थोड़ा सा जो लेफ्ट था इसको मैंने घुमा करके राइट तरफ कर दिया तो ये हमारा सटीक हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि 64 जो है वो 16 से बड़ा है। और यही चीज़ इसमें कह रहा था कि जो ये लेफ्ट की तरफ है वो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन है जो राइट साइड की तरफ से। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझ लिया होगा किस तरह से हम लोगों ने किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सारिका का स्थान जो 19वां है, दोनों छोर से सारिका का स्थान 19वां है, यानी कि मानते हैं कि अगर इतना इधर भी ये 19वीं आ रही है और इधर से भी 19वीं आ रही है तो टोटल कितने नंबर होंगे। तो कुछ नहीं करना है, दोनों में आप 2 से गुना करके -1 कर दीजिए। 19 दूना 38 और -1 यहाँ की 37 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। टोटल पंक्ति में 37 लड़कियाँ होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए इस त्रिभुज को कैसे काउंट करते हैं, थोड़ा सा मैं त्रिभुज को बना लेता हूं। देखिए फिगर हमारा कुछ इस तरह से दिया गया और हमें बताना है इसमें कि त्रिभुज की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हम इसको काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए 1, ठीक है, 2, 3 और यहां पे दोनों मिला करके 1 हो जाता है 4। ठीक है, 4 के बाद यहाँ पे देखिए 5 और ये आपका 6 हो जाता है 6 और ये हमारा टोटल अगर देखें तो 7। अब यहाँ पे एक दीजिएगा, देखिए बड़ा वाला अगर मिला है तो ये हमारा हो जाता है 8, यानी कि 8 हमने काउंट कर लिया। 8 यहाँ पर तो क्लियर है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो एक हो जाता है ये आपका 9। उसी तरह से यहाँ पे एक देखिए 10, ठीक है, 11 और यहाँ पे दोनों को मिला दें 12 और इन दोनों को मिला करके अगर हम इस देखें बड़े वाले त्रिभुज को तो 13 होता है कि नहीं होता है। 13 टोटल 13 हमारे पास इस त्रिभुज बनेगा। इससे ज़्यादा नहीं लगता कि कोई और है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको काउंट कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सभी झोपड़ियाँ नीली रंग की हैं, नीली रंगी हैं। देखिए मान के चलते हैं कि झोपड़ी को मैं क्या लिखता हूँ कि जैसे लिख देता हूँ झोपड़ी, और ये सभी जो झोपड़ियाँ हैं वो नीली रंग की, यानी कि ये सभी जो है वो ब्लू के अंतर्गत आती हैं। और कुछ नीली इमारतें जो है वो बंगली हैं। ठीक है, कुछ नीली इमारतें बंगली हैं। तो चलिए इसको नीली की जगह पे हम क्या करते हैं, कुछ नीली इमारतें बंगले हैं, तो इसको मैं बंगले ले लेता हूँ BAN। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि सभी बंगले नीले हैं। देखिए अब निष्कर्ष पे बात करते हैं कि सभी बंगले नीले हैं। क्या सभी है, बिल्कुल नहीं, कि बंगले का कुछ ही भाग तो नीले के अंतर्गत आता है, तो पहला हमारा गलत हो जाता है। सेकेंड क्या कह रहा है कि कुछ नीली इमारतें झोपड़ियाँ नहीं हैं। कुछ नीली इमारतें, देखिए कुछ यानी कि देखिए टोटल है आपका जो नीला ये था, नीली इमारतें टोटल था ये, और इसका कुछ भाग जो है कि मानते हैं कि टोटल ये आपका उसका कुछ ही भाग तो झोपड़ी का रहा है, लेकिन कुछ भाग तो नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेकंड जो हमारा निष्कर्ष है वो सही हो रहा है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा क्या हुआ, केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक जो कि श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला को हमें सजा करके बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या हुआ। तो चलिए इस मिसिंग नंबर को हम निकालने से पहले इसको लिख लेते हैं BA थोड़ा दबो मुँह आवाज आंधी है ABA। ठीक है, ये हमारे पास लिखा गया और इसमें हमें बताना है कि जो भी मिसिंग नंबर है उसको करना है। तो सबसे पहले इसको काउंट करके देख लेते हैं कितना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। 16 है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको 4 के इक्वली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 और 4 यहाँ पे एक चिन्ह, 2 और 4 यहाँ पे, 2 और 4 यहाँ पे 4। ठीक है, 4 भागों में बांट दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ABA यानी कि ABA। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए BA तो BA आएगा, BA और यहाँ पे फिर से BA। तो क्या हमने भरा, B भरा, A भरा, A भरा, B भरा। यही तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर हम D को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बीते कल से पहले दिन यानी कि परसों जो था वो रविवार था। तो देखिए हम यहाँ पे चलते हैं कि मान के चलिए कि हमारा आज का दिन है। ठीक है, ये आज का दिन होता है, जो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये आज है, लेकिन क्या कह रहा था कि बीते कल से पहले दिन, यानी कि ये कल और ये हमारा परसों जो है वो संडे था। ठीक है, परसों संडे कह रहा था, तो हमारा आज का दिन कौन सा हुआ, तो आज का दिन हमारा जो होगा वो हमारा
ट्यूसडे होगा, ठीक है, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तो बृहस्पतिवार कब होगा, तो बृहस्पतिवार कहने का मतलब कि मंगलवार के अगले दिन, मंगलवार के यानी कि अगला दिन जो बुधवार, और बुधवार के अगले दिन यानी कि आने वाले कल के एक दिन बाद, तो कल के अगले दिन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पतिवार ये हो जाएगा, आने वाले कल के अगले दिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास पासे के 4 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है, और इनमें से हमें बताना है कि ऊपरी पटल पर 3 है तो निचले पटल पर क्या होगा, ठीक है, सतह पे क्या होगा। तो हम यहाँ पे आपको मैंने कई बार बताया कि आप उसमें इस टाइप के 2 पासे को पिक करो जिसमें कॉमन होता है। तो अगर हम पहले और सेकंड पासे को देखें तो उसमें 3 कॉमन मिल रहा है, यानी हमारे पास पहले क्या है 2, 6 और 3, ठीक है। उसी तरह से सेकंड में देखें तो 1, 3 और 4, दोनों में 3 कॉमन है। तो कॉमन होता है तो कॉमन वाले को पिक करते हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज हम बढ़ते हैं, क्लॉकवाइज मैंने घुमाया और उसके बाद क्लॉकवाइज इस तरह से। तो 3 के बाद क्या लिखेंगे 6 और 6 के बाद लिखेंगे 2, और जो भी हमारा कॉमन होता है तो कॉमन के सामने कॉमन लिखते हैं और यहाँ से फिर से क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3 के बाद क्या होगा 1 आएगा, यहाँ पर मैंने लिखा, और यहाँ पे देखिए 1 के बाद क्या है कि 4। तो हमसे पूछा क्या गया था कि 3 के विपरीत, यानी कि 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 4 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा 5 ही होगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है कि लीप ईयर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 जनवरी, यहाँ पे साल आपके पास नहीं बोला गया, बस सिर्फ लीप ईयर का है, तो 1 जनवरी को अगर हम मानते हैं कि फ्राइडे था, ठीक है, 1 जनवरी को अगर फ्राइडे है तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखिए अगर हम 1 जनवरी तो क्लियर हो गया, 1 जनवरी अगर जनवरी को देखें तो कितने दिन होगा, जनवरी में 31 दिन होता है, लेकिन एक दिन तो खत्म, अब हमारे पास 30 दिन बचा है, और 30 दिन को अगर हम 7 से डिवाइड करते तो हमारे पास शेष दिन की संख्या कितनी होगी 2, ठीक है, 7 चौका 28, 2 शेष बचेगा, 2 में रखा। अब बात करते हैं फरवरी की, तो फरवरी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर है, तो लीप ईयर से तो फरवरी 29 दिन का होगा, और 29 दिन का होगा तो हम 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष जो होगा 1 दिन बचेगा, ठीक है, फरवरी भी खत्म। अब बात करते हैं मार्च, तो मार्च में ज़्यादा कुछ दूर नहीं जाना, सिर्फ 1 ही तारीख तक जाना है, तो 1 तारीख मैंने यहाँ पे लिख दिया। टोटल हमारे पास जो शेष आया यानी कि 4 आया, तो अब इसको तो 7 से डिवाइड करोगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये 7 से कम है, तो 4। अब इस 4 को हम क्या करते हैं कि इसमें हम जोड़ देंगे। तो आप ये बताइए कि फ्राइडे कितने नंबर पे है, तो 5 नंबर पे, और 5 4 9, और 9 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि 2 नंबर पे क्या आता है हमारा मंगलवार। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के और भी मॉक टेस्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।